नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टेशी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है जो कि आपके सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पे शिक्षक के लिए पूछा जा रहा है कि अगर आप दोस्तों एक कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं तो आपके विद्यार्थी पाठ में आए, आपके जो विद्यार्थी हैं वो किसी पाठ में आए नवीन और अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके तो उसके लिए आप क्या करेंगे। ठीक है, तो आप एक कक्षा के शिक्षक हैं दोस्तों और आप पढ़ा रहे हैं और उस पाठ में कुछ नवीन शब्द आ गए हैं और अपरिचित शब्द हैं जिसके बारे में बच्चे एकदम अनभिज्ञ हैं या बच्चे उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप एक शिक्षक हैं तो आप एक शिक्षक के तौर पे क्या करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि शब्दकोश को देखना सिखाएंगे या शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे या पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका होता है अगर पाठ में कोई नवीन या अपरिचित शब्द आ जाए और आप शिक्षक के तौर पे कार्य हैं तो बच्चों के नहीं कहेंगे कि आप शब्दकोश कैसे देखा जाता है, वहाँ पे शब्दकोश देखना नहीं बताने लगेंगे। ठीक है, ये तो गलत हो गया। इसके अलावा शब्दकोश का अर्थ लिख कर बताएंगे। बिल्कुल सही दोस्तों, सबसे पहले आपका जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अगर पाठ में कोई नवीन शब्द आ जा रहा है तो उस शब्द को श्यामपट्ट या ब्लैक बोर्ड पे उसको लिखेंगे और उसका अर्थ लिख के बताएंगे। ठीक है, तो जो भी नवीन शब्द आएंगे उसको आप लिख के बताते चले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे उसको आप नोट करते रहिए। तो इसका इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है ये बिल्कुल सही है कि शब्द का अर्थ लिख के उसको बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आप देखिए दोस्तों, आप हिंदी भाषा के एक शिक्षक हैं और आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें से क्या है। ऑप्शन एक है कि भाषा कौशलों का ज्ञान देना, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी या भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। दोस्तों अगर आप एक भाषा शिक्षक के तौर पे हैं तो आपके लिए भाषा कौशलों का ज्ञान सबसे ज़्यादा जरूरी होता है कि भाषा के जो भी कौशल हैं किस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए, लिख के, बोल के, पढ़ के या सुना के। ठीक है, तो ये कौशलों का ज्ञान आपको होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास होना चाहिए कि भाषा जो है उसका प्रयोग दोस्तों किस प्रकार से किया जाए ताकि जो बच्चा है उस चीज़ को आसानी से समझ सके। ठीक है, भाषा दोस्तों होता क्या है आपको पता होना चाहिए। भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं या दूसरे से संप्रेषण कर सकें, वही क्या होता है उसका सबसे बड़ा जो माध्यम होता है वो क्या होता है, भाषा ही होता है। ठीक है, चाहे आप किसी को, भाषा दोस्तों कई तरीके से होती है, आप किसी को बोल के बता सकते हैं या किसी को लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का तरीका या माध्यम कह सकते हैं कि भाषा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संवैधानिक मूल्यों की जानकारी ये गलत है। ठीक है, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी नहीं होगी तभी दोस्तों आप एक भाषा शिक्षक के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, महत्वपूर्ण तो है लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट जवाब होगा आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों कि जिस पाठ योजना में स और स के भेद पर चर्चा की जाए उसे कौन सी पाठ योजना कहते हैं। यहाँ पे दोस्तों दो शब्द दिए गए हैं। यहाँ पे कह रहा है कि जहाँ पे इस और इस स में भेद की बात की जाए। ठीक है, और एक कौन से पाठ योजना के अंतर्गत आएगा, गद्य, पद्य, संरचना या उच्चारण। दोस्तों आपको बता दें कि जिसमें इस पाठ योजना के बारे में भेद की चर्चा की जाए वह गद्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है, और ये स ख स एक स्पर्श व्यंजक होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत इस स ख स वर्ड आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है। यह सहज होता है, यह सरल होता है, यह कठिन होता है, यह सीखा जाता है। तो भाषा अर्जन, अर्जन मतलब
जो चीज़ें सहज रूप से या आसानी से सीखी जा सकें या समझ में आ जाए दोस्तों, जो कि पर्यावरण पर निर्भर करता है, उसके लिए किसी व्याकरण की जरूरत नहीं होती या किसी किताब की जरूरत नहीं होती, किसी शिक्षक की जरूरत नहीं होती है। जो बच्चा सहज रूप से आसानी से अपने वातावरण से या जो सीख लेता है जहाँ पे वो रहता है, वो भाषा अर्जन कहलाता है। भाषा अर्जन के लिए इसमें कौन सा कथन सही है? तो भाषा अर्जन क्या होता है? सहज होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। समावेशी कक्षा, ऐसी कक्षा जिसमें सभी प्रकार के बच्चों का बिना किसी भेदभाव का स्वागत हो, वो समावेशी कक्षा कहलाती है। ठीक, अब बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी इसमें से कौन सी नहीं है? दोस्तों, जब आपके प्रश्न में कहीं पे नहीं दिख जाए तो सबसे पहले उस नहीं वाले शब्द को अंडरलाइन कर लीजिए या गोला कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्लियर होता रहे कि यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है। तो विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। बिल्कुल सही दोस्तों, बच्चों का अगर आप समावेशी कक्षा में पढ़ा रहे हैं तो हर एक बच्चों के लिए, विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए संसाधनों की खोज करना कि किस प्रकार से उनको अधिक से अधिक प्रकार से उनको सिखाया जा सके या समझाया जा सके, तो सही हो गया। ये मुख्य जिम्मेदारी होती है। बच्चों की भाषा संबंधित क्षमताओं की पहचान करना कि बच्चा जो है उसको भाषा में कहाँ पे दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उस क्षमताओं की पहचान करके और उसमें सुधार करने का काम जो होता है, ये तो मुख्य जिम्मेदारी हो गई। वहीं बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना, ताकि जो बच्चा है, कुछ बच्चे जो होते हैं वो अगर आप लिख देंगे तो उसको समझ लेते हैं, कुछ आप बता देंगे तो उसको समझ लेते हैं, तो कुछ बच्चे वहीं पे होते हैं अगर उनको स्लाइड शो के जरिए या दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा उनको पढ़ाया जाए तो उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है। बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये जिम्मेदारी नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है कि बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जब आदमी के अंदर आ जाएगा तो उसकी जो दोस्तों झिझक है, वह कहीं पे अपनी बातों को बोल नहीं पाता है या अपनी बातों को रख नहीं पाता है, तो आत्मविश्वास की कमी के कारण ही ऐसा होता है। अगर बच्चे के अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में आ जाएगा तो कुछ भी बोलने से पहले दोस्तों हिचकेगा नहीं, उसकी जो झिझक है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? बच्चों को अपने लेखन के प्रति, वहाँ पे लेखनी के प्रति आत्मविश्वास जगाना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहा जाए, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए कि उनके अक्षरों को बनावट की प्रशंसा की जाए। आत्मविश्वास दोस्तों तब जागृत होगा जब बच्चे की शुद्धता, बच्चा जो चीज़ें लिखा है उसकी वर्तनी कितनी शुद्ध है उसकी सराहना करनी चाहिए, न कि बच्चा सुंदर लिख रहा है, ठीक है, तो इसकी सराहना नहीं, या उसकी गति पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। उसके आत्मविश्वास अगर जगाना है लेखनी के प्रति तो उसके जो वर्तनी, उसके द्वारा वर्तनी या शब्द लिखे गए हैं उनकी सराहना की जाए, उन शब्दों में कहीं पर त्रुटि नहीं है, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और उनको सराहा जाए। ठीक है, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वहीं पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि रूपा बड़े समूह के सामने अपनी बात कहते समय अटकती है, एक शिक्षक के रूप में आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? देखिए, रूपा जो है बड़ों समूहों के सामने अपनी बात को कहते समय अटकती है, मतलब जब वो बड़ों के सामने बोलने के लिए कहा जाता है तो अपनी बात को कह नहीं पाती है, वो अटक जाती है। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में आपकी क्या सहायता करेंगे? अगर आप शिक्षक हैं और उसमें इस प्रकार की कमियां हैं तो उस कमियों को किस प्रकार से आप दूर कर सकते हैं, दूर करने में उसकी सहायता किस प्रकार से करेंगे? तो उसमें बलपूर्वक आत्मविश्वास उत्पन्न करेंगे। दोस्तों, बलपूर्वक, जहाँ पे दबाव से, जोर जबरदस्ती की बात की जाए, वो ऑप्शन आपका गलत काट दीजिए। पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। उसे हमेशा बड़े समूह के सामने बोलने के लिए कहेंगे। दोस्तों, जब वो बड़ों के सामने अपनी बात कह नहीं पाती है तो उसे अगर बार बार ऐसे करने के लिए कहेंगे तो उसमें आत्मविश्वास जो आप जगाने की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, वो कभी बोल ही नहीं पाएगी।
तो प्रारंभ में छोटे छोटे समूह में बात करने के लिए भरपूर अवसर देंगे। दोस्तों यही, इसके आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में छोटे छोटे समूहों में बात करने के लिए उसके क्या कर देंगे, भरपूर अवसर। जितना ज़्यादा उसको अवसर दिया जाएगा उतना अच्छा तरीके से वो अपनी बातों को कह सकेगी। ठीक है, छोटे छोटे समूहों में अगर जब बोलने लग जाएगा तो धीरे धीरे वो बड़े भी समूह में जाके आसानी से अपनी बातों को कह सकेगी। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन दोस्तों स्वाभाविक होता है। जिस माहौल में बच्चा रहता है वहाँ पे भाषा अर्जन जो होता है वो आसानी से कर लेता है भाषा का अर्जन। ठीक है, उसके लिए किसी प्रकार की कह सकते हैं कि नियम या व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है, या किताब की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, और जिस माहौल में रहता है वहाँ की चीज़ें वो सुनते सुनते वो सीख जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूँ कि यहाँ पे कह रहा है कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषिक परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ना कि भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, कि भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं, यही इसका गलत ऑप्शन है और यही इस प्रश्न का राइट जवाब भी है। ठीक है, भाषा अर्जन दोस्तों एक स्वाभाविक स्थिति है, इसमें किसी प्रकार के नियम की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसमें बच्चा जो है अनुसरण करते करते वहाँ परिवार में जिस तरीके से लोग बोलते रहते हैं उसका माहौल जैसा होगा, जैसा उसका वातावरण होगा, वहाँ की चीज़ें सुनते सुनते सीख जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण युक्तियों में से आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र लेखन, अधूरी कहानी को पूरा कर सुनना था लिखना, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर अपनाई जाने वाली भाषा शिक्षण की जो युक्तियां हैं इसमें से कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो भाषा शिक्षण की जो युक्तियां दोस्तों कि अधूरी कहानी को पूरा कर तथा सुनना, ये तो सही है। उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, एक गति होनी चाहिए पढ़ने की, कभी आप तेज पढ़ दें कभी आप स्लो पढ़ दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उचित गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना, चित्र दिखाकर उस पर आधारित कविता कहानी लिखना, ये तो सही हो गया। यहाँ पे औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से पत्र लेखन जो है एक कम महत्वपूर्ण है युक्तियों में। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो सभी प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उपदेश नहीं है। पूर्व अर्जित कौशलों का उत्तरोत्तर विकास करना, मुख्य विचारों को ढूंढने के लिए पढ़ना, विषय सामग्री के माध्यम से नए शब्दों के अर्थ जानना, व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना। दोस्तों प्राथमिक स्तर में बच्चा जो होता है वर्ड के बनावट के प्रति सचेत होता है, वहाँ पे व्याकरण की परिभाषाओं को कंठस्थ करना नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे दोस्तों याद करने की बात आ जाए, कंठस्थ करने की बात आ जाए, वहाँ पे दोस्तों उस ऑप्शन को आप गलत काट दीजिएगा, क्योंकि ये सारे निगेटिव ऑप्शन होते हैं और निगेटिव वर्ड होते हैं, और जिस ऑप्शन में आ जाते हैं वो ऑप्शन इसका गलत हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है कि कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, अच्छी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। दोस्तों जहाँ पे कक्षा में आप हैं वहाँ पे बहुभाषिता को पोषित करती है। तो यहाँ पे दोस्तों कहा गया है कि अपनी भाषा, एक कक्षा है जिसमें विभिन्न भाषा के बच्चे जो हैं वो पढ़ते हैं, या वहाँ पे विभिन्न समुदाय के या बच्चे आते हैं जो विभिन्न भाषाओं से हैं। ठीक है, कोई बांग्ला बोलता है, कोई किसी की जो स्थानीय भाषा है, मातृभाषा है, बांग्ला है, उर्दू है, फारसी है, या गुजराती है, मराठी है। तो वहाँ पे कहा जाएगा कि अपनी अपनी भाषा में फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। तो वहाँ पे दोस्तों बहुभाषिता को पोषित करेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे कह रहा है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात है स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है, अनुचित है। दोस्तों जाहिर सी बात है कि मातृभाषा
हिंदी भाषा कोई कक्षा चल रही है, उसमें बच्चा जो है वो अपने आप को या कोई बात पूछने या कहने के लिए अपनी मातृभाषा का प्रयोग जो है वो कर देता है। दोस्तों स्वाभाविक है ये चीज़ें, ठीक है। अगर बच्चा है, कभी कभी बच्चे अपनी बात को रखने के लिए अपनी मातृभाषा या जो उनकी भाषा है दोस्तों उसका उपयोग कर देते हैं, तो ये कहीं निंदनीय नहीं है या विचार करने योग्य नहीं है, ठीक है, या अनुचित भी नहीं कर सकते हैं इसको, एक तरह की स्वाभाविक होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। बच्चों का जो भाषा का विकास है वो किस पर निर्भर करता है? पाठ्य पुस्तक पर, समृद्ध भाषा प्रवेश पर, या आकलन की औपचारिक पर, या संचार माध्यमों पर? तो बच्चों का भाषाई विकास जो सबसे ज़्यादा निर्भर करता है वो है समृद्ध भाषिक प्रवेश। भाषा सीखने का जो प्रवेश है वो किस प्रकार से है, जहाँ पे जैसा प्रवेश रहेगा या जैसा माहौल रहेगा दोस्तों उसी तरीके से भाषा का उसका विकास होगा। तो सबसे ज़्यादा निर्भर किस पे करता है? समृद्ध भाषिक प्रवेश पर निर्भर करता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध प्रवेश, या भाषा की जटिल संरचनाएं? दोस्तों भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर का आधार है वो उपलब्ध प्रवेश, वो किस तरीके का जो प्रवेश है दोस्तों, वहाँ पे माहौल है या पर्यावरण वातावरण है, वो चीज़ें निर्भर करती हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया, समाज के संपर्क में रह के कितना बच्चा सीख पाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा है वो अन्य बच्चों के साथ या कह सकते हैं कि बड़े लोगों के साथ रह के वो कितना भाषा का जो है वो भाषा सीख पाता है। वो किसने कहा था कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया था? पियाजे ने, वाइगोस्की ने, चोम्स्की ने, या स्किनर ने? तो सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन है वाइगोस्की ने किया था, ठीक है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। अगला प्रश्न है यहाँ पे दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पे। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा केवल अनुकरण के द्वारा ही भाषा सीखते हैं, बच्चे स्कूल में आने के बाद भाषा सीखते हैं, बच्चे बोली सीखते हैं, और जो भाषा नहीं है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। दोस्तों ये जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है। जन्मजात, जहाँ पे बच्चा जन्म लेता है वहाँ पे जैसा माहौल होता है वैसी भाषा वो बच्चा सीखने लगता है। कहीं पे दोस्तों आप देखे होंगे कि बच्चा इंग्लैंड में है, बिना कभी स्कूल जाए वहाँ पे वो फटाफट क्या करता है? इंग्लिश बोलने लगता है, ठीक है। वहीं पे अगर भारत का बच्चा है तो बिना स्कूल गए जो भी भाषाएं यहाँ पे बोली जाती हैं, चाहे आपका गुजराती हो, मराठी हो, पंजाबी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, सारी भाषाएं बोलने लगता है। तो कह सकते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता होती है जन्मजात होती है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है।